नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र। दुनिया भर में मानवीय गतिविधियों के चलते जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे माहौल में COP26 से आशा की एक नई किरण जगी है। हालांकि अतीत में हुई ऐसी बैठकों से हाथ लगी मायूसियों के चलते इस बार उम्मीदों का स्तर नपातुला और संयमित है। COP26 4 लक्ष्यों की दिशा में काम करेगा और इसमें महत्वपूर्ण है 2050 तक नेट जीरो, यानी कि सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो को हासिल करना और साथ ही तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करना, 1.5 डिग्री तक। और इसके साथ साथ अगर देशों को कहें तो महत्वाकांक्षी 2030 तक उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य पर बात की गई है, जो सदी के मध्य तक शून्य तक लाने की बात है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में जो वर्कआउट किया गया है और जो लक्ष्य तय किए गए हैं इस COP26 के जरिए, वो लक्ष्य हासिल करने का रोड मैप क्या है दुनिया के तमाम देशों के सामने और साथ ही भारत के सामने भी। जो माहौल है, जो टेक्नोलॉजी है या जो चुनौतियां हैं, वो किस कदर साथ देंगी और क्या हमें और बदलना होगा, और इसे समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ डॉक्टर विभा धवन हैं, महानिदेशक हैं टेरी से। आपका स्वागत है डॉक्टर विभा। हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी हैं, निदेशक हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। उपेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, पूर्व महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत में विभा जी आपसे करना चाहूंगा कि अगर हम COP26 के नए लक्ष्यों को देखें, खासतौर पर, और जब बात हो जा रही है कि सदी के मध्य तक जो उत्सर्जन उसको शून्य करने की बात है, ये जो लक्ष्य तय किए गए हैं, ये कितने व्यवहारिक और समय की जरूरत के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण नजर आते हैं? देखिए, ये लक्ष्य अगर हमने सेट करे हैं तो ये हमारी एक तरह से मजबूरी है, क्योंकि आज से 10-20 साल पहले हम बात करते थे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन होगा और उससे ऐसे ऐसे होने जा रहा है, लेकिन लोग उसको विश्वास नहीं करते थे। पर पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि पूरी दुनिया में कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे बेमौसम बारिश आ रही है, कहीं पे क्लाउड बस्टिंग हो रहा है। तो उससे पता चल गया पूरे संसार को अब कि क्लाइमेट चेंज वो एक तरह से चुनौती है हमारे सामने, जिसको हमको झेलना है एक तरह से। और इसलिए जो हम 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक की बात करते हैं कि उसके आगे तो शायद हमारा ही सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको ये चुनौती स्वीकार करते हुए जो हमने लक्ष्य रखे हैं उनको हमको सच में पाना है, कि उसमें दो राय है ही नहीं। अब फर्क सिर्फ ये है कि आज से कुछ साल पहले और बहुत सारी कंपनीज, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, वो इस तरह से बोला क्योंकि उनको भी पता है कि लोगों की विल पावर है ये करने के लिए। अब लोगों के पास विकल्प भी नहीं है और दूसरी तरफ वो लोग जान चुके हैं, तो इसलिए उस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने दुनिया के लिए 2050 रखा है, 2150 रखा है जी। लेकिन भारत के लिए वो थोड़ा सा और आगे का समय है, क्योंकि देखिए हम लोग के जिनके अभी तक पर यूनिट अगर हम इमिशंस देखें तो वो बहुत कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको भी वेस्ट की तरह चलना है, लेकिन हमारे सामने ये है कि हमको डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन जितनी ग्रीन हो सके उतनी करें, क्योंकि हमारा सर्वाइवल ही उस पर निर्भर करता है और हमको इन टारगेट्स को मिलना है। और सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो हमारी नॉर्मल जनसंख्या है जिनको सारा काम हर रोज पोल्यूशन कम करना है, क्लाइमेट चेंज की तरफ कम जाना है, या हमारी इंडस्ट्री है, सबके टारगेट्स ऐसे हैं कि वो सारे नेट जीरो की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके अरविंद सर, जिस तरीके से हमने पिछली बैठकें देखी थी और अगर हम उसके लक्ष्यों और उनके हासिल किए नतीजों को देखें तो कई बार मायूसी नजर आई है, लेकिन COP26 में आप कितनी उम्मीद करते हैं जो नए लक्ष्य तय किए गए हैं? और खास तौर पर अगर हम 2 कैटेगरी को देखें, एक तो जो विकसित राष्ट्र हैं और दूसरे विकासशील देश, क्योंकि लगातार दोनों के बीच में इसे लेकर अलग अलग तरीके का मंथन होता रहा है और खाई कई बार चौड़ी हुई है, कई बार कमजोर दिखी है। मुझे लगता है कि COP26 से
खासकर अगर आप उनका डॉक्यूमेंट देखें, आउटकम डॉक्यूमेंट देखें, तो उससे कुछ निराशा ही हुई है। जो लक्ष्य इन्होंने 1.5 डिग्रीज का जो लक्ष्य इन्होंने कहा है, ये कोई नया लक्ष्य नहीं है। वो पेरिस क्लाइमेट चेंज में 2 डिग्रीज की बात हुई थी, प्रेफरेबली 1.5 डिग्रीज, और 1.5 डिग्रीज को इन्होंने जिंदा रखा है कि शायद अगर एक्सेलरेटेड एक्शन हो अगले 10 सालों में, तो शायद 1.5 डिग्री तक हम पहुंच को प्राप्त कर लें। क्योंकि जो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एमिशंस का अभी ट्रेंड है, उससे 1.5 डिग्री जो है वो क्रॉस हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अगले 10 साल में बहुत जबरदस्त कटौतियां अगर एमिशन में हो, तब कहीं 1.5 डिग्रीज का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन अगर आप आउटकम डॉक्यूमेंट देखें, जी। उसमें कहीं भी ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी गई है जिससे कि खासकर जो विकसित देश हैं उनके ऊपर किसी तरह का दबाव आ रहा हो और उनको कोई बाध्य किया जाए कि आप अपनी एमिशंस को कम करें। जो COP26 में कई लीडर्स आए और उन्होंने कुछ अपनी घोषणाएं की, जैसे कि बाइडेन साहब ने कुछ कहा, और चीन के लीडर तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने भी कुछ अपनी स्टेटमेंट वगैरह दी, और भी कई लोगों ने दिया। वो एक स्टेटमेंट्स हैं। उसका जो COP26 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं वो परिलक्षित नहीं होता। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये लोग सारी कंट्रीज को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है, आप जो चाहें वो करें और आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। आपके नेशनली डिटरमिन्ड इंडिकेटर्स जो हैं उसके ऊपर आप अपना जो कहेंगे वो मान्य होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उसकी बात कई सालों से कम 2009 से चल रही है, वो ये था कि 2020 तक $100 बिलियन विकसित देश जो हैं वो हर साल निकाले, और वो एक विकसित जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो एक सहायता के रूप में दें। वो $100 बिलियन के हम कहीं नजदीक नहीं हैं, और बल्कि COP26 में वो लक्ष्य जो $100 बिलियन पर ईयर का है, वो और भी आगे बढ़ा दिया गया है 2025 तक। जी। और उन्होंने एक नया प्रोसेस शुरू किया है कि कुछ और मीटिंग्स होगी और देखेंगे कि $100 बिलियन कैसे निकलेगा। और उससे ये लगता नहीं है कि $100 बिलियन जो कि वैसे ही बहुत कम है, वो भी 2025 तक जो है वो हासिल हो पाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि 1.5 डिग्री का लक्ष्य तो इन्होंने रखा, लेकिन उसके साथ जो काम करना चाहिए जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें कोई किसी तरह की बाध्यता या दबाव विकसित देशों के ऊपर नहीं। ओके। और फिर इन्होंने ये कहा साहब कि हमें नई कुछ इन्होंने बात की, अलग अलग कंट्रीज ने कुछ अलग प्रोसेसेस चलाए। किसी ने मीथेन रिडक्शन की बात की, किसी ने कोल की बात की, लेकिन ये सब जो है इसमें COP26 का जो डॉक्यूमेंट है उसका हिस्सा नहीं है। ये अलग अलग कंट्रीज ने अपनी अपनी कुछ बात की है, इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, और इसके लक्ष्य ये प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, सारी कंट्रीज भी इसमें नहीं है, एक कंसेंसस घोषणाएं नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये लक्ष्य प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो चाइना जो इसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा एमिटर है, उन्होंने ये कहा है कि हम 2030 तक जो है अपनी पीकिंग करेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो अपना पीकिंग उनकी जो एमिशंस की होगी वो कहीं 2030 में होगी, यानी अगले 10 साल तक वो बढ़ाते रहेंगे और उसके बाद वो कम करना शुरू करेंगे। और फिर उन्होंने कुछ कहा है कि हम नेट जीरो जो है 2060 तक देंगे। तो इनसे तो बात नहीं चलती। राइट और सर। सारा दबाव जो है, जैसे जैसे आप हर साल उत्सर्जन बढ़ता रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन बजट कम होता रहेगा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है उनके लिए कार्बन स्पेस बहुत कम हो जाएगा। राइट सर। तो मैं इसको देखता हूं कि COP26 एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, और अब वो COP27 और COP28 की बात हो रही है, और कुछ और वर्किंग ग्रुप्स वगैरह बनेंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक और $100 मौका जो बिलियन था पे क्या उसे होगा वो करेगा। दुनिया ने गंवाया है, और वो जो एक उम्मीद और जो एक पुख्ता रोड मैप नजर आना चाहिए था, उसकी कमी दिख रही है। उपेंद्र सर, दो चीजें हैं जैसा कि कहा अरविंद सर ने, और
विभा जी ने भी, कि असल में 2 पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण, इसका जिक्र अरविंद सर कर रहे हैं कि एक तरफ फाइनेंशियल जो हेल्प की बात हो रही थी, साथ ही टेक्नोलॉजी की, वो भी इसमें बाध्यता नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में। और दूसरा, चीन जैसे देश है जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, अगर वो 2030 तक कह रहे हैं कि हम पीक पर जाएगा, उसके बाद लोअर डाउन पर जाएंगे, तो फिर हम इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे कैसे? ये देखिए, ये तो अरविंद साहब ने ठीक बताया कि वो डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा ऑप्टिमिज्म की स्कोप नहीं है, क्योंकि बट काफ़ी टाइम ये होता है कि अगर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे, तभी भी वैसे डिस्प्यूट चल रहा था, आप लोग राजी नहीं हुए तब, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो ओजोन होल था, वो जैसे हमने टैकल किए, दुनिया ने टैकल किया, वो एक सक्सेस का एग्जाम्पल है। तो उसमें सॉल्व कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी एंड प्राइस इन द मार्केट सॉल्व इट। अभी आप देखेंगे कॉप में सबसे बड़ी चीज़ की इंडिया ने कमिटमेंट दिया कि 2070 तक हम नेट जीरो होंगे। वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इट वॉज ए बिग न्यूज़। और चाइना वैसे तो 2060 बताए थे, 2050 बताए थे। ये इटसेल्फ एक अचीवमेंट है, क्योंकि हर देश अभी एक लिमिट रखा है, 2050 हो, 60 हो, 70 हो, एक लिमिट हो गया। दूसरी चीज़ एक कॉप में ये हुआ है, जो अरविंद साहब ने मीथेन के बारे में बताया, जो क्योंकि ये रियलाइज़ कर रहे हैं लोग कि जो हम सिर्फ CO2 की बात कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 55% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और जो 45% है वो आता है मीथेन से, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स, एज वेल एज फ्रॉम CFCs, जो एयर कंडीशनिंग। और तो अटेंशन अभी क्या हुआ, इसी कॉप में जो साइंटिफिक कम्युनिटी, उनका एक ये आ गया कि हम जितने CO2 को दे रहे हैं अटेंशन, उतने अटेंशन में नॉन CO2 कंपोनेंट भी चाहिए, क्योंकि वह भी 45% रोल है। सेकेंड थिंग ये जो सेक्टर की बात निकला, जैसे इंडिया ने बताया 1 बिलियन टन कार्बन हम रेलवे से कम कर देंगे, वो एग्जाम्पल, ये तो दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़े एग्जाम्पल है। अब सीमेंट की सेक्टर हम बता रहे हैं, दुनिया में भी स्टील की डिस्कशन कर रहा है। और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में हमें इलेक्ट्रिफिकेशन कराना है। किसका इलेक्ट्रिफिकेशन? जो मकान हम अभी AC यूज़ कर रहे हैं, या हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो हम हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहे हैं। तो ये टारगेट काफ़ी क्लियर निकला अभी कि दुनिया को ये इलेक्ट्रीफाई करना है, और इलेक्ट्रिसिटी कोई रिन्यूएबल सोर्सेज से लाना है। वो ग्रीन हाइड्रोजन भी हम रिन्यूएबल सोर्सेज लाएंगे। और जो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, वो जो एक इनोवेटिव कंसेप्ट इंडिया ने डाला, और इसको लिंक किया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, जो क्लाइमेट पार्लियामेंट के साथ, जबकि हर देश में पार्लियामेंट से पहुंच सकता है। तो सो दैट ग्लोबल ओपिनियन इज इमर्जिंग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज क्रिएटेड बाय इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड एंड फाइनेंस। इनफैक्ट सम पीपल टॉक अबाउट ए वर्ल्ड सस्टेनेबल बैंक, जहाँ बट इंडिया ये काफ़ी क्लियर किया, डेवलपिंग कंट्रीज भी काफ़ी क्लियर की कि 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक तो फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। बट फाइनेंस में आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर से 3% फाइनेंस आता है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो। 97% कम्स फ्रॉम पेंशन फंड्स, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर वो डिमांड बढ़ जाएगा, तो हम तीनों बात कर रहे हैं, स्किल, स्केल एंड स्पीड। तो कितने स्पीड में हम रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे, कौन सा स्केल में लाएंगे, और कौन सा स्केल में हम इलेक्ट्रीफाई करेंगे। सिर्फ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड और एक बड़ी बात ये निकली कि जो अभी डिस्कशन हो रहा है, उसी में हम सेक्टोरल अप्रोच एक निकला है अभी। हम तो सब ग्लोबल बात कर रहे हैं कि 1.5 रखना है, इतना 84 गीगावाट करीब कम करना है, बट ये सबके साथ ये निकला है, इसको ब्रेकअप कर दो, सेक्टोरल अप्रोच डेवलप करो हर कंट्री के लिए। वो एक है। तो ये वर्ल्ड वाइड कह रहे हैं आप, सभी कंट्रियों के लिए? हाँ, हर कंट्री के लिए ये निकल रहा है कि जैसे इंडिया अभी रेलवे की करे 1 बिलियन टन हम कम करेंगे, हर कंट्री में हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी के साथ ही होगा। और दूसरी चीज़ की एनर्जी एफिशिएंसी, वो हम देख रहे हैं ग्लोबली। आप देखेंगे कि हमारा एनर्जी एफिशिएंसी जितना सेव हो रहा है, उतना ही हम रिन्यूएबल एनर्जी लाते हैं। तो ये दोनों सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात अभी नहीं है, अभी एनर्जी एफिशिएंसी की बात आएगी। ओके। स्टील हो या सीमेंट हो। तो मेरा ओपिनियन ये है, अगर वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो काफ़ी पेसिमिस्टिक डॉक्यूमेंट है। वी एक्सपेक्ट ए लॉट, यंग पीपल एक्सपेक्टेड ए लॉट, बट द वर्ल्ड कंसेंसस हैज इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट। 50 हो या 60 हो या 70 हो, देयर इज ए पॉलिटिकल कंसेंसस नाउ दैट हमें नेट जीरो एमिशन करना है। ओके। डॉक्टर विभा, जैसे कि अरविंद सर ने कहा, जब भूपेन जी कह रहे हैं, लेकिन एक जो बहुत ही पतली बारीक रेखा है कि जब दुनिया के तमाम देशों ने सहमति जताई, वादा जरूर किया है,
लेकिन बाइंडिंग नहीं है, यानी कि बाध्यता नहीं है। और जब तक बाध्यता नहीं होगी तो ऐसा लगता है कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं अब तक के, इस तरीके के जो बैठकें हुई हैं पिछले 1.5 से 2 दशक में, वहां पर वो बातें सिर्फ कागजों तक ज्यादा सीमित रही हैं और जमीन और यथार्थ पर उतनी नजर नहीं आई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछली कॉप की बात करें तो बहुत सारे प्रॉमिसेस हुए थे और फुलफिल एक भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है दो तरह से। एक तो ये है कि अगर हम इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर देखें, अभी तक कोई बाध्यता नहीं है उनके साथ, लेकिन फिर भी वो नेट जीरो की तरफ जाना चाह रहे हैं। उसकी तरह से तो अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब बोला कि हम 2170 तक पूरा नेट जीरो जाएंगे, तो एक तरह अब पता है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कि आज जो चीज वो अपनी खुशी से कर रहे हैं, हो सकता है कल वो बाध्यता की तरह उनके सामने आए। तो इसलिए वो मैंडेटरी होने से पहले ही चाहेंगे। दूसरी चीज जो अब एक और अच्छी इमर्ज होके आ रही है, और वो ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमसे कई गुना ज्यादा एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है। वो लोग चाहते हैं कि ये हमारा जो इन्वायरमेंट है हम उसकी बहुत केयर करें। तो इसलिए जो कंपनी अपने से ही या वैसे बोलेगी कि हम नेट जीरो के इतने पास हैं या हम ये कोशिश कर रहे हैं, वो उन कंपनियों का प्रोडक्ट ज्यादा यूज करना चाहेंगे। पर ये तो हो गया हमारे देश के स्तर पे क्या हो रहा है। हमारे देश में हम बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग को टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हम लोग को फाइनेंस भी चाहिए। हम सबको पता है कि ग्रीन जो है एक्सपेंसिव नहीं है लॉन्ग रन में, लेकिन उसमें शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और उसके लिए हमारे पास साधन नहीं है। इसलिए फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और विकसित देशों को ये समझना होगा कि उनको टेक्नोलॉजी से भी हेल्प करनी है, उनको पैसा भी देना है। उसका ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस वो अपने आप से देखें कि क्या हो सकता है। एक ग्रांट हो सकता नहीं हो, लेकिन आप लोन की फॉर्म में दीजिए कि कल वो बचा के वही पैसा आपको वापस देंगे। क्योंकि सिर्फ ये चीज सोचनी है कि हमारे पास सिर्फ पृथ्वी एक ही प्लेनेट है जहां हम रह सकते हैं और उसको हम खराब नहीं कर सकते। और जो कुछ एक हिस्से में हो रहा है वो दूसरे हिस्से में उसका जरूर इम्पैक्ट होगा। कोविड-19 ने हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी है कि हम एक जगह की चीज दूसरी जगह से अछूती नहीं है। एनवायरमेंट, जब हम एयर की बात करते हैं तो जो कुछ दूसरे देशों में हो रहा है, और देखिए हमारे देशों में तो अभी विकास शुरू हो रहा है बहुत सारे देशों में, तो उन देशों में आप विकास रोक भी नहीं सकते हैं। तो विकसित देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ विकास हो और वो विकास ऐसा हो कि उनके एक्सपीरियंस से ये लोग सीख के आगे चलें। तो उसके लिए जो प्रॉमिस किया है, जो पैसा प्रॉमिस किया है, जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रॉमिस किया है, उसके लिए सिर्फ कॉप की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम देशों के प्रतिनिधियों को भी बात करते रहना चाहिए, थिंक टैंक्स को बात करना चाहिए। जैसे हमारा टेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, हम लोग को भी पॉलिसी पेपर बना के और सबका जहां तक हो सके एक तरह से मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर विभाई, इस तरह से आगे चलिए जी, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो आंकड़े हैं इस वक्त में, एक तरफ हम जब कॉप के उन नए लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, उसी वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 रिपोर्ट्स आती हैं। एक जंगलों को लेकर, वो ये कहती है कि करीब पिछले 5 साल में जंगलों के काटने का सिलसिला 17 से 22% बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आती है कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता जो है वो सालाना 2.5 से 3% की रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अरविंद सर, जो आपने कहा कि आशंका, जो एक डर है, वो वाकई जायज दिखता है। और ऐसे में भारत जैसे देशों के पास क्या विकल्प, क्या वैकल्पिक रास्ते हैं, या फिर कुछ देशों की, मैं कहूँ कि गलती, या कुछ देशों के इस पहल में उस तरीके से शामिल न होने का असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? ये मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जब बाइडेन साहब ने अपने लक्ष्यों की बात की और कहा कि हम 2035 तक
100% ग्रीन एनर्जी वगैरह कर देंगे। और जैसे उनकी वो खत्म हुई, सबसे पहले उनका जो एक बयान आया कि ओपेक प्लस वालों को कहने लगे कि साहब अपनी आप फॉसिल फ्यूल को जरा बढ़ाइए क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये एक विरोधाभास है। अगर आप इस साल देखें क्या हुआ यूरोप में, जब एक नॉर्थ सी में विंड स्पीड कम हो गई तो तुरंत गैस की एक खपत जो है वो यूके में और कई जगह बढ़ गई और आज गैस की कीमतें जो है आसमान पे पहुंच गई। तो ये जो विकसित देश हैं इनका कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। और अभी तक आप चाहे यूके लें, यूएसए लें या जर्मनी लें, यू लें, इनकी गैस के ऊपर बहुत एक निर्भरता है और 30% 40% एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस रेंज में 1/3 टू 40% तक जो है इनकी निर्भरता है। तो इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और अभी फिलहाल जो आपकी ग्रीन एनर्जी है, सोलर और विंड, और जैसा कि हमने नॉर्थ सी में देखा कि विंड स्पीड कम हुई और एकदम बिजली की पैदावार कम हो गई, तो अभी जो ये नई टेक्नोलॉजीज आई हैं वो मैच्योर नहीं। और उसके बाद इनको चूंकि ये जो सोलर एनर्जी वगैरह है ये वेरिएबल एनर्जी है, रात को नहीं आती, तो नई टेक्नोलॉजीज में बैटरीज वगैरह लानी पड़ेंगी और उसका एक कितना ये नेट जीरो करेगी वो बैटरी, उसका कहना भी मुश्किल है। और फिर ये देखिए कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ भी जाती है, और मान लीजिए हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं इंडिया के लिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे बड़े अच्छे अच्छे लक्ष्य हैं, लेकिन अगर हमें बैटरीज के ऊपर निर्भर करना पड़ा तो सारा चीन के ऊपर रहेगा। सारी दुनिया जो है वो चीन से बैटरीज खरीद रही है, सोलर पैनल जो है वो चीन से आ रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजीज अगर हम खुद नहीं बनाएंगे, जो कि हम नहीं बना रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज, तो पूरी डिपेंडेंस जो है वो ये इन्हीं लोगों के ऊपर आ जाएगी, विकसित देशों के ऊपर और चाइना के ऊपर। सो अभी ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं वो मैच्योर नहीं है, केवल कुछ देशों के पास है। एक नई तरह की डिपेंडेंस पैदा होने वाली है। फॉसिल फ्यूल अभी कम नहीं होगा, कोल भी है, अभी कई दशकों तक जो है वो कोल चलता रहेगा। तो इसके सब मद्देनजर अभी ये जो नेट जीरो है, जो आपने देखा होगा कि जिस समय कुछ डिस्कशन हो रही थी नेट जीरो की, हमारे टेलीविजन चैनल्स पर भी और कुछ प्रोमिनेंट थिंक टैंक्स भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि नेट जीरो है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये एक तरह का भ्रम है। 50, 60, 70 इसका कोई मेजरमेंट का, मॉनिटरिंग का कुछ नहीं है। तो हमें जो है, जैसे कि पहले दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन टू द एक्सटेंट वी कैन। उसमें हमें अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। जितने हमने लक्ष्य रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अकेला इंडिया जो है वो नहीं कर सकता। बिल्कुल, हमें पर कैपिटा पर ज्यादा ध्यान देना। पर कैपिटा कंजम्पशन और जो उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का, हमारा विश्व के जो स्तर है उससे लगभग आधा है, बिल्कुल, बल्कि उससे भी शायद कम है। ये बहुत तो महत्वपूर्ण। ये सारी जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप कहेंगे कि इंडिया इज 3rd 4th लार्जेस्ट एमिटर, तो एक तस्वीर बनती है, लेकिन अगर पर कैपिटा लें तो दूसरी ही तस्वीर बनती है। हम जो है इस समय अपनी डेवलपमेंट के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते। एफिशिएंट, प्रधानमंत्री ने 5 लक्ष्य रखे हैं, वो बहुत अच्छे लक्ष्य हैं, लेकिन वो एक 1.5 डिग्री को संसार में लाने के लिए नहीं सफिशिएंट है। उसके लिए जो 40% एमिशन जो कि यूएसए और चाइना से आती है, और अगर आप इसमें यूरोप जोड़ लें तो वो 70%, 75% तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। जब तक ये 3-4 लोग नहीं करते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये एक नेट जीरो 2050 तक इसमें कोई ज्यादा। ओके सर, एक आखिरी मैं चाहूंगा टिप्पणी आपकी कि भारतीय अगर रोल को देखें और जिस तरीके से जो चुनौतियां हैं, आगे क्या महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट आपको लगता है जहां पर पहले फोकस करना होगा विद इन कंट्री और उसके बाद हमें उसको साझा करना होगा दूसरे गरीब देशों के साथ में? 3 चीज़ तो आता है। एक तो अभी नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जो ग्रीन हाइड्रोजन, और जिसकी जो इलेक्ट्रोलाइजर का इंडिया को लाने के लिए वो $30 बिलियन चाहिए। ये जो प्रोजेक्शन है, ये कंक्रीट फिगर्स जब ग्लोबल मार्केट पे जाएगा और एक इको एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे, तभी ग्रीन हाइड्रोजन विल बी पॉसिबल इन इंडिया। सेकेंड थिंग, 2014-15 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड कम फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो पुश दिया, वो पुश कैसे दिया उन्होंने?
पहले तो उन्होंने एक टारगेट अनाउंस की 175 गीगावाट बाय 2022, बट वो टारगेट अनाउंस करने से इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। तो इसीलिए मिस्टर पीयूष गोयल वाज देन एट दैट टाइम, दे कॉल्ड द इंडस्ट्री। उन्होंने पूछा क्या चाहिए, दे वांटेड द इकोसिस्टम। पहले तो उन्होंने बताया हमें लैंड चाहिए, बिकॉज लैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए वो सोलर पार्क को लाया गया। उसके बाद उन्होंने फिजिकल और फाइनेंशियल कंसेशन से इंडस्ट्री चाहे सपोर्टिंग एनवायरमेंट तो इको एनवायरमेंट ऐसे क्रिएट किए कि एनर्जी के लिए अभी जो 48 गीगावाट हमारा सोलर है, ऐसा मिला के जो 100 से ज़्यादा है, जो इन्वेस्टमेंट सब बाहर से आया। और इसीलिए जो राइट पॉलिसीज जो क्रिएट किए, तभी ये जो ग्रीन हाइड्रोजन की अभी नीति आयोग बात कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरी ये कि जो डिफरेंट सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है मिथेन प्रोडक्शन में, या डेयरी सेक्टर का जो रोल है मिथेन प्रोडक्शन में, या हम जब बात कर रहे हैं कूलिंग इंडस्ट्री, जब एसी इतने बढ़ रहे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस बढ़ रहे हैं, वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर रहे हैं, इसका जो नए नए टेक्नोलॉजी निकल रहा है उसको लाना पड़ेगा भारत में। और जैसे बताया गया, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन ऑल दीज थिंग्स वेरी क्रिटिकल। इंडिया हैज़ टू बिल्ड इट अप। सो वही 3 चीज़ चाहिए, एक कैपिटल लाना है और कैपेसिटी बिल्डअप करना है, और जो कुछ एरिया है अभी हम बता रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, उस पर वी हैव टू गो वेरी फास्ट, स्पीड, स्केल एंड स्केल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि COP26 के जो नए लक्ष्य तय किए गए हैं वो असल में कितने व्यवहारिक हैं और किस तरीके से हासिल हो सकते हैं, लेकिन रास्ते की चुनौतियां क्या हैं और अगर इन्हें हासिल नहीं किया गया तो उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।